एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगजिंग का मम अपनी काम पर होती है और वहाँ पर उनकी जितने भी कॉलीग होती है और उनकी सारी बेटी ऑलरेडी सेटल हो गई होती है। सिवाय जिंगजिंग की, ना जिंगजिंग के पास कोई नौकरी होती है ना कि उसकी कोई बॉयफ्रेंड होती है। तो भी वहाँ पर ऐसा कुछ सीन होती है कि वो है अपने फेशियल करने के लिए जिंगजिंग के साथ उसकी मम्मी की पार्लर पर पहुँच गया होती है। और जैसे ही जिंगजिंग की मम उन दोनों को साथ में देखती है तो वो अपनी कॉलीग को झूठ बोलने लगती है कि यही तो जिंगजिंग का बॉयफ्रेंड है और वो गो ग्रुप का इकलौता हायर भी है। और क्योंकि गो को जिंगजिंग के अलावा और कोई नहीं छू सकता था, इसलिए जिंगजिंग खुद ही गो का फेशियल करने लगती है। और जिंगजिंग गो को ये बोलकर उसे यहाँ पर लेकर आया होती है कि तुम्हारी फेस पर झुर्रियाँ हो रही है और तुम्हारी चारों तरह से रिंकल हो रही है। और यहाँ पर जिंगजिंग 10 फेशियल की कीमत एक ही फेशियल पर बताने लगती है। और उसे पता था कि गो काफ़ी अमीर है तो उसे उस चीज़ से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा और इसी बहाने में जिंगजिंग अच्छा सा कमीशन कमा लेगा। और गो का भी कमजोरी होती है कि उसे जिंगजिंग के अलावा और कोई भी छू ही नहीं सकता। और आखिर में जिंगजिंग पकड़ा जाती है जब वो वहाँ का प्राइज लिस्ट देख लेती है। और वो जैसे ही इसके बारे में जिंगजिंग को पूछती है तो जिंगजिंग उसे बताने लगती है कि हर ब्यूटिशियन की अलग अलग प्राइस होती है। और यहाँ पर मैंने तुम्हारी फेशियल किया और यहाँ पर मेरी फेशियल सबसे ज़्यादा हाई है। और ऐसे भी मैं डिसाइड करूँगा मैं अपनी सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करूँगा। और ऐसे भी तुम्हें ये सब पे करना होगा क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी छू ही नहीं सकता। और उसके बाद गो घर में जिंगजिंग को और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है क्योंकि अब जिंगजिंग उसकी बॉडीगार्ड के साथ साथ उसकी कर्जदार भी हो गई है। इसलिए गो तो उसे अपना शौक सुनने के लिए देती है और उसे तो अपना बॉडी भी मसाज कराती है और उसे प्राय टाइम उसे खुद को खिलाने के लिए भी बोलती है। और ये सारी चीज़ें से जिंगजिंग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होती है। तो वो उसे बोलती है कि जब तुम्हारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। और जैसे ही वो दोनों वापस घर आ रही होती है तो अभी देखती है कि जिंगजिंग उसके सीनियर उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। और जैसे ही जिंगजिंग अपने सीनियर को देखती है तो भागते हुए उनके पास जाती है। और जैसे ही वो उन दोनों को इतना करीब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। और जैसे ही सीनियर जिंगजिंग को अपनी बैग पर बैठा कर घर जाने वाला होती है तो गो उसे रोक देती है। और वो जिंगजिंग को अपने पास लेकर आती है और उसे बोलती है कि मुझे अभी कॉफ़ी पीना है लेकिन तुम उसे ऑर्डर नहीं कर सकती, इसलिए तुम जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ बोलकर वो जिंगजिंग को कॉफ़ी लेने के लिए भेज देती है। और उसके बाद वो जिंगजिंग की सीनियर हानरान के पास जाती है और उसके हाथों में जो बॉक्सेट होती है वो हानरान के बैग के ऊपर रख देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम उसे लेकर आ जाओ। और जैसे हानरान जिंसी के घर पर पहुंचती है और जिंसी की फैमिली हानरान को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि हानरान उनकी पुराना स्टूडेंट होती है। और जिंसी हानरान से जल्दी मिलने के लिए वो भागते हुए कॉफ़ी लेकर आ जाती है। और वो जैसे ही कॉफ़ी गो को देती है तो गो बोलती है कि अभी मुझे कॉफ़ी पीने का कोई भी मन नहीं है। और वो वही कॉफ़ी जिंसी को दोबारा से दे देती है। ये देखकर जिंसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जिंसी को ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। और उसके बाद जिंसी और हानरान बैठकर डिनर का प्रिपेयर कर रही होती है तो तभी आकर वो उनके बीच में बैठ जाती है। और वो देखती है कि सारे लोग हानरान की इतना तारीफ कर रहे हैं तो उसे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसलिए वो हानरान को देखकर उसी की तरह डम्पलिंग बनाने की कोशिश करती है, वो भी जिंसी के लिए। और उसके बाद जैसे ही खाने का टाइम आती है तो हानरान और जिंसी एक दूसरे को ऐसे ही खाना सर्व करने लगती है। और उसके बाद हानरान जिंसी को ऑफर करती है कि तुम मेरी नेक्स्ट बुक में मेरी लिटरेचर में थोड़ा सा मदद करो, वो भी पार्ट टाइम तरह। और यहाँ पर वो तो जिंसी को रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन पार्ट टाइम की बात होती है इसलिए वो जिंसी को रोक ही नहीं पाता। और वो जाते वक्त जिंसी को टोंट मारती है कि जिंसी को लिटरेचर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो राइटर में है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हानरान जब जिंसी को अपने लिटरेचर की काम के बारे
में समझा रही होती है तो गू ऊपर से खड़ा होकर उन दोनों को देख रही होती है, जो देखकर गू को तो बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। इसलिए वो किसी न किसी बहाने पर जिनसी को अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी जिनसी ठान लिया होती है, इसलिए वो गू की तो कोई बात नहीं सुनता। और उसके बाद हानरान जैसे ही अपनी सारी काम जिनसी को समझाती है तो जिनसी एक थम्स अप लाकर हानरान को देती है। और यहाँ पर जिनसी तो ये सोचने लगती है कि अगर वो अपने सीनियर के सामने मासूम बनने की कोशिश करेगा तो उसकी सीनियर को उससे प्यार हो जाएगा। इसलिए जिनसी वो थम्स अप अपने सीनियर को ओपन करने के लिए देती है, लेकिन उस टाइम पर गू आ जाती है और वो उसी थम्स अप को ले लेती है। और जैसे ही सीनियर यहाँ से चली जाती है तो गू जिनसी को बोलती है कि तुम्हारी सीनियर तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, मैंने उसकी आंखों से साफ साफ देखा है। और इस बात पर तो जिनसी थोड़ा सा नाराज हो जाती है। और अगले दिन सीनियर उसे घूमने के लिए बुलाया हुआ होती है तो जिनसी को ऐसा लग रही होती है कि ये उसके लिए एक डेट है। और वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होती है और वो बाहर आती है, लेकिन गू आज उसे छुट्टी देने से साफ साफ मना कर देती है। जो देखकर हानरान बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गू का आज मूड ऑफ है, इसलिए क्यों ना आप भी हमारे साथ घूमने के लिए चले। और ये बात सुनकर गू तो खुश हो जाती है और वो फटाक से मान जाती है, लेकिन इस बात पर तो जिनजिंग अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर गू उनके साथ चलेगा तो उनकी डेट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और उसके बाद वो तीनों घूमने के लिए गए होते हैं तो जिनसी जाकर उसकी और उसकी सीनियर के लिए कपल्टी लेकर आती है, लेकिन उस सीनियर को देने से पहले ही वो तो उसे ले लेती है। और ऐसे ही को उन दोनों के बीच में बार बार आ रही होती है, जिससे देखकर जिनसी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। इसलिए वो अपनी डेट को बचाने के लिए और अपनी रेस्क्यू करने के लिए अपनी बेस्टी आइमी को बुलाती है, ताकि वो गू को उन दोनों से दूर रखे। और जैसे ही आइमी आती है तो जिनसी बोलती है कि क्यों ना हम कपल साइकिल पर घूमने के लिए चले। और जैसे ही वो दो कपल साइकिल रेंट करते हैं तो आइमी बताती है कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, इसलिए मैं मिस्टर गू के साथ चलूँगा। लेकिन मिस्टर गू से बताती है कि मुझे भी साइकिल चलाना नहीं आता और मुझे ह्यूमन एलर्जी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और यहाँ पर जिनसी को ना चाहते हुए भी गू के साथ जाना पड़ती है। और वो अपनी पिकनिक स्पॉट पर पहुँच गई होती है, तभी उसकी ग्रैंडफादर की एक एम्प्लॉय की नज़र गू के ऊपर पड़ जाती है और वो गू की तरफ आने लगती है तो गू भी उसे देख लेती है और उसके बारे में जिंगजिंग को बताती है। तो पहले तो जिंगजिंग उसे थोड़ा सा डांट लगाती है कि तुमने आज इतना महंगी ड्रेस क्यों पहना, और वो गू को वहाँ से भगा कर ले जाने लगती है। और मिस्टर गू भी गू का पीछा करने लगती है। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद मिस्टर गू को पकड़ लेती है, लेकिन जिनसी तो उन्हें पीट देती है और वो भागते हुए जाकर छुप जाती है। तभी मिस्टर गू उन्हें कुछ टाइम पर ढूंढते हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता है तो वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही बाहर आती है और वो दोनों रास्ते के बीच पर खड़ा हुआ होती है तो भी एक बाइसाइकिल आने लगती है, जो कि वो देख लेती है, इसलिए वो जिंगजिंग को अपनी तरह खींचने लगती है। तभी जिंगजिंग गू की तो बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है। और जैसे ये बात उन दोनों को रियलाइज होती है तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।